गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे और यूरोपियन हिस्ट्री में आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम या इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिका। एक तरह से बोला जाता है कि अमेरिका का जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो वर्ल्ड में जितनी भी क्रांतियां हैं या फिर वर्ल्ड में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़े हुए थे उसको लीड करने का जो काम किया वो अमेरिका ने किया। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी में अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता के लिए जो कदम उठाए थे उसको ही फॉलो करते हुए अन्य पूरे विश्व में एक इस तरह की विचारधारा आ गई कि अपनी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना के साथ में अपने आप को स्वतंत्र करने की जो लड़ाई थी वो सभी में आगे जो है अग्रसर हो पाई। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम ऐसा संग्राम है जो कि विश्व में सबसे पहले अपने स्वतंत्रता के नाम पर लड़ा गया था। ओके, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा का पूरा अफ्रीका है, यूरोप है, उसके अलावा नॉर्थर्न अमेरिका है, साउथर्न अमेरिका है, ठीक है, इधर अंटार्कटिका है, इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है और ये एशिया है। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंटल है, यानी कि 7 महाद्वीप है। और इस तरह से हमारी जो बोल सकते हैं कि विश्व के जो मेन हमारे 7 महाद्वीप है उनका जो लोकेशन है हम ज्योग्राफिकली तो वो इस तरह से देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो अमेरिका कहाँ पर है। अमेरिका एक तरह से बोला जाता है कि अमेरिका के बहुत सारे लोग जो वहाँ के मूल निवासी थे, ये जो अमेरिका है यहाँ के जो मूल निवासी लोग थे वो सारे के सारे स्वतंत्रता को प्यार करने वाले थे, देश प्रेमी थे, राष्ट्र प्रेमी थे और अपने संस्कृति को बड़ा ही प्यार करते थे। देखो 16वीं सेंचुरी के आसपास में जब हम देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन जैसे चीज़ें हुई, इंग्लैंड की क्रांति जो है वो होती है, धीरे धीरे इंग्लैंड में जो है पार्लियामेंट सेटलमेंट होता है। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो यूरोप से ही कुछ लोग अपने अपनी जगह छोड़कर कहाँ की तरफ आ गए थे, अफ्रीका में, अमेरिका में आकर बस गए थे। कहाँ पर आकर बस गए थे? अमेरिका में आकर बस गए थे। ठीक है, तो ये सारे यूरोप के लोग ही है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के मूल निवासी भी थे। अमेरिका के महाद्वीप की खोज कब, किसने और क्यों की थी आपको अच्छे से पता होगा कि आपको एक नाम याद होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम? क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका जैसे महान महाद्वीप के खोज की थी यूरोप के मार्ग से, यानी कि यूरोप से एक रास्ता जो है वो उन्होंने किया था। क्या नाम था? क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी 1492 के आसपास। कब की थी? 1492। क्रिस्टोफर कोलंबस वैसे जाना कहाँ पर चाहता था? इंडिया की तरफ आना चाहता था। कहाँ पर आना चाहता था? इंडिया की तरफ आना चाहता था, लेकिन वो कहाँ पहुँच गया? यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ के जो लोग थे इनको इसने क्या बोला? रेड इंडियंस। क्या बोला? रेड इंडियंस। ठीक है, ये रेड इंडियंस ही कहीं ना कहीं वेस्टर्निज कहलाते हैं, लेकिन ये लोग क्या नहीं थे? इंडियंस नहीं थे। तो एक तरह से बोला जाता है सबसे पहले हम अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देख रहे हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का हम बैकग्राउंड देखने जा रहे हैं कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद में सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में सबसे पहले यूरोप से अमेरिका तक पहुंचने का सामुद्रिक मार्ग खोजा था। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरोप में बहुत सारे धार्मिक युद्ध हो रहे थे, बहुत सारे चीज़ें हो रही थी। इसी वजह से यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ के लोग जो है कहाँ पर आकर बस जाते हैं? अमेरिका के यहाँ पर आकर बस जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति, जो कि अमेरिका के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, यूरोप के अमेरिकी क्रांति का यह सबसे बड़ा सुखद परिणाम था कि 13 उपनिवेशों ने मिलकर, कितने? 13 उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नए राष्ट्र के रूप में गठित किया, जिसके लिए उन्होंने एक संविधान भी तैयार किया। इसी क्रांति के फलस्वरूप अमेरिका के 13 उपनिवेश आज एक समृद्ध और मजबूत संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में देखने को मिलते हैं। देखो, अमेरिका की क्रांति हुई थी, उस टाइम में अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? मूल निवासी के अलावा अगर देखें तो अमेरिका में यूरोप के बहुत अलग अलग लोग, कुछ स्पेनिश थे, कुछ पुर्तगाली थे, कुछ फ्रांसीसी थे, कुछ ब्रिटिशर्स थे। ये सारे मिक्स्ड लोग जो थे वो कहाँ पर रहते थे? अमेरिका में आकर रहते थे। फिर स्टार्टिंग होती है यूरोप में वाणिज्यवाद की। किसकी वाणिज्यवाद की? भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फलस्वरूप हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद, मर्चेंटिज्म, ठीक है, वाणिज्यवाद को प्लस उपनिवेशवाद को, साम्राज्यवाद को क्या हुआ? मौका मिला। और इसी की बदौलत क्या है? धीरे धीरे ये अपने साम्राज्य का विस्तार। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हमेशा मैंने 2 शर्तें आपको बताई है, एक होती है कच्चा माल और एक होता है तैयार माल को बेचने के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल प्लस
दो ही शर्तें हैं, और कच्चा माल कहाँ से लाओगे, मशीन में तैयार माल में चेंज करवाओगे, और उसके अलावा उनको बेचने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। यानी कि इन दोनों की आवश्यकताओं की खाना पूर्ति के लिए सभी जो समृद्ध क्षेत्र थे जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें हम देख सकते हैं फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, चाइना है, उसके बाद में इंग्लैंड तो सबसे बड़ा था, तो इन लोगों ने अपने छोटे छोटे देशों के हिसाब से अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए। अब इन उपनिवेशों में अमेरिका की बात करें तो 13 उपनिवेश थे जो कि अन्य अन्य लोगों के, मतलब अन्य अन्य कंट्री के थे, अन्य अन्य जैसे चीन है, जापान है, फ्रांस है, इन सब के जो थे उपनिवेश थे। और इन उपनिवेशों ने एक साथ मिलकर अपने आप को स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ाई। इसी वजह से कहा जाता है कि अमेरिकी क्रांति जो है दुनिया की, विश्व की सबसे पहली स्वतंत्रता क्रांति थी, और उसका संयुक्त परिणाम ये निकला कि 13 उपनिवेश एक साथ आपस में मिले और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे नए यूएसए आज हम बोलते हैं, पहले नॉर्थन और साउथर्न अमेरिका था, अब यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नए राष्ट्र के रूप में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं ओरिजिनल 13 कॉलोनीज कौन कौन सी थी। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ये वाले जो राष्ट्र थे, ये वाले जो देश थे, ठीक है, ये 13 जो है, जिसमें से कौन कौन से हैं, न्यू हैम्पशायर है, न्यूयॉर्क है, पेनिनसुला है, फिर उसके बाद में कौन सी है, मसाचुसेट्स है, रोडे आइलैंड है, कनेक्टिकट है, न्यू जर्सी है, डॉलवे है, मैरीलैंड है, वर्जीनिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जॉर्जिया। ये जो 13 उपनिवेश थे, इन्होंने क्या किया, एक साथ इन लोगों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या की, रचना की। ठीक है, अब देखो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। अमेरिका का पता लगने के बाद यूरोप के बड़े बड़े धनवान लोगों ने अमेरिका को बांटना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, अमेरिका को बांटना शुरू कर दिया। ओके, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, कौन, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने वहां पर अपनी बस्तियां बसाई थी। तो आपको याद रखना है कि उस टाइम में जब हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति, उससे पूर्व में कौन कौन से लोग वहां पर रहते थे, तो स्पेनिश रहते थे, पुर्तगाली रहते थे, ठीक है, उसके अलावा हॉलैंड के लोग रहते थे और फ्रांसीसी रहते थे। तो ये निवासी जो थे कहाँ से आए थे, यूरोप में, यूरोप से ही आकर कहाँ पर बस गए थे, अमेरिका में बस गए थे। स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड ने वहां पर, बेसिकली इंग्लैंड को तो आपको भूलना ही नहीं, इंग्लैंड तो नंबर 1 था, वहां पर अपनी बस्तियां बसाई। बस्तियां मतलब उपनिवेश बसाए। अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे, अंग्रेजों के यानी कि ब्रिटिशर्स के कितने उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश थे। उपनिवेशों में रहने वाले अंग्रेज स्वतंत्रता प्रेमी थे और वे अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मातृभूमि छोड़कर उपनिवेशों में जाकर बसे थे। लेकिन जब जॉर्ज तृतीय, जो कि यूनाइटेड किंगडम का राजा था, ने उपनिवेशों पर अपना निरंकुश शासन लादना चाहा, तो स्वतंत्रता प्रेमी उपनिवेश वासियों ने विद्रोह कर दिया। सिंपल सी बात है, आपको ये समझना है कि हुआ क्या था कि 16th सेंचुरी में यूरोप के, किसमें, 16th सेंचुरी में यूरोप के फ्रांसीसी, ब्रिटिशर्स, स्पेनिश, पुर्तगाली और हॉलैंड वासी आकर कहाँ बस गए, अमेरिका में बस गए। कहाँ बस गए बच्चों, अमेरिका में, नॉर्थर्न अमेरिका में आकर बस गए। ये क्या थे, बहुत ही अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे, स्वतंत्रता प्रेमी थे। अब जब इन्होंने देखा इनके, और उस टाइम तक आते आते धीरे धीरे ब्रिटेन की, अमेरिका में कितनी बस्तियां थी, ब्रिटेन की अमेरिका में 13 उपनिवेश थे। कितने उपनिवेश थे, 13। इन 13 उपनिवेशों ने एक साथ मिलकर, 13 उपनिवेशों ने एक साथ मिलकर क्या किया, संयुक्त राज्य अमेरिका की क्या की, स्थापना की। और विरोध किसका किया, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय का। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो मैप, ये पूरा का पूरा जो मैप है ये उस हिसाब से है कि यहाँ पर छोटी मोटी कच्ची बस्तियाँ जो थी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की बात कर रही हूँ, उत्तरी अमेरिका में थी। और यहाँ पर जो हम देखते हैं 13 बस्तियाँ जो थी वो किसकी थी, इंग्लैंड की थी। और ये इंग्लैंड में जो 13 बस्तियाँ थी ये पूरी की पूरी इस तरह से आर्थिक रूप से समृद्धशाली थी और उसके हिसाब से बहुत अच्छे से आपूर्ति देने वाली, खानापूर्ति करने वाली, और उसके अलावा खाद्यान्न, फसलें, कल्टिवेटेड यानी कि उपजाऊ भूमि, ये सारी इन 13
उपनिवेशों में थी जिसमें ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा क्या मिलता था, फायदा मिलता था। तो स्टार्ट करते हैं अमेरिकी क्रांति। किसी भी देश में क्रांति के बीच वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्थाओं में छिपा रहता है जो कि अनुकूल परिस्थिति पाकर प्रस्फुटित होता है। सिंपल सी बात है कि अमेरिका की क्रांति एकदम से 1688 में हुई, सॉरी 1776 में हुई। कब हुई? 1688 में तो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, 1776 के आसपास हुई। और अगर हम देखते हैं इंग्लैंड की क्रांति, तो इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में। और इंग्लैंड की क्रांति होने के बाद में ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ में अपना साम्राज्य विस्तार, वाणिज्यवाद, राष्ट्रवाद की भावना, ये सारी की सारी हर देश में फैलती गई और इन्होंने जन्म दिया किसको? उपनिवेशों को, उपनिवेशवाद को। किसको जन्म दिया? उपनिवेशवाद को। देखो, आप अगर किसी भी जगह को अपने हिसाब से अपने मतलब के लिए हथियाते हो, ठीक है, लेकिन उनका शोषण मत करो, उनके ऊपर इतना भी किसी चीज को मत ला दो कि वो एक बार विद्रोह के रूप में दिखने को मिल जाए। तो किसी भी देश में कहने का मतलब है कि एकदम से कोई क्रांति होती है, विद्रोह होता है या आंदोलन होता है, तो उसका रीजन ये नहीं होता कि एकदम से कोई रीजन बन गया और हो गया, नहीं, वो तो एक चिंगारी भड़काने का काम करता है। लेकिन उस देश की ऑलरेडी जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो फॉर्मेशन है वो पहले से ही बनी हुई है। केवल और केवल जरूरत होती है एक चिंगारी भड़कने की और उसके टाइम में वो विद्रोह, विस्फोट के रूप में हमको देखने को मिलता है। हम बात करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के कारण। अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण क्या क्या थे? वैसे हम लोग एक एक करके इसको डीप में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपके लिए ताकि आप चार्ट फॉर्म में इसको याद कर पाए, मैंने जस्ट शॉर्ट में बता दिया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे। सबसे पहले मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय कब होता है? कि जब आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, व्यापारी वर्ग धीरे धीरे बढ़ता है अपने हिसाब से, और मध्यम वर्ग का जब उदय होता है तो मध्य वर्ग में व्यापारी वर्ग ही नहीं बल्कि शिक्षित वर्ग भी आता है, बुद्धिजीवी वर्ग भी आता है। और जब ये बुद्धिजीवी वर्ग और शिक्षित वर्ग समाज को दिशा निर्देश देना शुरू कर देता है, उनका निर्देशन करता है, उनके इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है कि उसी के मार्ग पर चलकर क्या होती है? क्रांतियां जो है आयोजित की जाती है। सामाजिक धार्मिक कारण में सबसे पहला कारण है मध्यम वर्ग का उदय, सेकंड स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास की भावना, तीसरा धार्मिक कारण, चौथा सामाजिक संरचना में अंतर। देखो, मैंने पहले ही बोला है आपको कि अमेरिका एक ऐसा देश था, अमेरिका जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, अमेरिका में यूरोप के अन्य लोग आकर रहने लग गए थे। यूरोप के बहुत अलग अलग लोग आकर रहने लग गए थे और अलग अलग जगह पर अगर हम लोग देखें तो इनकी सांस्कृतिक जो है विभिन्नता, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नता की वजह से भी ये एक नहीं हो पा रहे थे। तो सांस्कृतिक देख लो, धार्मिक देख लो, तो सामाजिक संरचना में अंतर है। भाई ब्रिटिशर्स अलग तरह से रहते हैं, जो यहाँ के मूल निवासी थे अमेरिका के वो अलग तरह से रहते थे, इनके धार्मिक कारण अलग बन चुके थे। क्या बने थे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। स्वतंत्रता में आत्मविश्वास की भावना, बट ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको एक चीज लेके चलना है कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे और अमेरिका में जो आकर यूरोप के लोग आकर रहने लग गए थे, इन लोगों को स्वतंत्रता बड़ी प्यारी थी। इनको नहीं पसंद था कि इनके ऊपर कोई भी चेकमार्क करे, कोई भी जो है इनके ऊपर शोषण करे। ये सबसे बड़ा रीजन था कि जब आप पहले से स्वतंत्र रह रहे हो और एकदम से आकर आपको बोल दिया जाए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, आपको ये करने की अनुमति नहीं है। और देखना ब्रिटिशर्स ऐसे इनके ऊपर जो है कानून ला देंगे जिसमें ये बोला जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कार्य बनते हैं, ये सामान बनता है, तो आप अपने उपनिवेशों में अमेरिका को कोई भी किसी भी तरह की परमिशन नहीं है कि वो अपने यहाँ पर इन सामानों की आपूर्ति करे या फिर अपने यहाँ पर इन सामानों को बनाना शुरू कर दे। यानी फैक्ट्री तो यहाँ पे भी लगी धीरे धीरे अपने, लेकिन ब्रिटिशर्स ने लगाई, अमेरिका के लोगों ने लगाई, लेकिन अपनी उन्नति के लिए लगाई। लेकिन ये सब चीजें क्या हो रही थी, बिल्कुल ही दयनीय थी। आर्थिक कारण, उपनिवेशों की दयनीय आर्थिक स्थिति, टैक्स लगा दिया। जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन, किस लिए? राजनीतिक कारण में क्या आएगा? जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन, उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था और सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। देखो, एक अगर मैं बताऊं सप्तवर्षीय, जॉर्ज तृतीय जो था उस टाइम का क्या था, जॉर्ज तृतीय के बारे में अगर बोला जाए तो जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था और ये क्या चाहता था कि कम से कम टाइम में मुझे उपनिवेश और साम्राज्यवाद, भाई उपनिवेशवाद दूसरा नाम था साम्राज्यवाद का, यानी कि जहां जहां पे आपके उपनिवेश है वहां पर आप क्या करते हो, अपने हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हो।
और उनको दबाना। भाई हम भी तो, इंडिया भी तो एक उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो आप देख सकते हो इस चीज़ को इससे कंपेयर करो कि इंग्लैंड की वजह से भारत की दुर्दशा हुई, लघु और कुटीर उद्योगों का एक तरह से विनाश हो गया, भारत खुद गरीबी और मजबूरी से मर रहा था, अकाल पड़ रहा था, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के लोगों ने टैक्स जो है इंडिया के ऊपर कम नहीं किया। तो पहला रीजन सामाजिक धार्मिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण मैंने बता दिया, उपनिवेशों की दयनीय आर्थिक स्थिति। राजनीतिक कारण क्या थे? जॉर्ज तृतीय की निरंकुशता, उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था और उसके बाद में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। अब देखो इंग्लैंड है मुट्ठी भर, ये बात समझना आप इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हो कि इंग्लैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, अमेरिका में बहुत है, इंडिया में बहुत थी, तो किसी भी तरह के युद्ध लड़ने के लिए इन्हें सोल्जर्स कहाँ से मिलते थे, इन्हें सेना कहाँ से मिलती थी? सेना अपने उपनिवेशों से मिलती थी। तो अमेरिका के लोगों ने ये सोचा कि जब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा है, सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, इस युद्ध में हालांकि यूरोप के बहुत सारे अन्य देशों ने भी भाग लिया था, लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक जो दो पार्टी थी वो एक तरफ फ्रांस था, एक साइड में कौन था? इंग्लैंड था। इंग्लैंड और फ्रांस जब आपस में लड़े तो इन्हें पता चला कि इंग्लैंड की तरफ से लड़ने वाले कौन थे? उपनिवेशों के लोग ही थे, यानी कि अमेरिका हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ के तो लोग थे। जब इन्हें ये लगा कि ये जीत रहे हैं तो ये जीत भी तो हमारी वजह से रहे, तो क्यों ना हम अपनी स्वतंत्रता के लिए इनके खिलाफ लड़े, तो क्योंकि जीतेंगे तो हम, टेक्निक्स तो हमको पता है, सेना तो हमें ही आयात करवा रहे हैं इनको, ठीक है। तो ये राजनीतिक कारण, बौद्धिक कारण आपको अच्छे से पता है कि कभी भी किसी भी समाज में अगर क्रांति, आंदोलन और विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण हुआ है बौद्धिक चेतना का विकास या बौद्धिक चेतना का विकास, इस क्रम में कि वो समाज में अपने नियम, अपने अधिकारों के लिए जो है, जो भी आपकी ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, उसके खिलाफ लड़ सके। भौगोलिक कारण, और भौगोलिक कारण आपको पता है कि इंग्लैंड जो है अमेरिका से बहुत दूर पड़ता है। तात्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी, अच्छे से पता है आपको, बोस्टन टी पार्टी आपने सुना होगा कि कौन कौन से टैक्स लगे थे, हम रीजंस में बताएंगे। तो इन शॉर्ट आपको ये जो रीजंस है वो आपको याद रखने हैं, इसी तरह से बनाना है, चार्ट बना सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणाम। देखो अमेरिकी उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। इसके पीछे का कारण यह था कि उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में इतना फर्क था कि अधिक दिनों तक उनके बीच मधुर संबंध कायम नहीं रह सकते थे। भाई अमेरिका कैसा? स्वतंत्रता प्रेमी। अगर दूसरे साइड में इंग्लैंड देखे तो वो कैसा? परतंत्र, यानी कि एक तरह से सबको गुलाम बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं विस्फोट। भाई एक आज़ादी पसंद कर रहा है, एक बिल्कुल अर्ली बर्ड की तरह उड़ना चाहता है, बिल्कुल स्वतंत्र आकाश में, और दूसरी तरफ जो है उनको दबाना चाहता है। तो इन दोनों के विचारों में एक तरह से विभेद होना, मतभेद होना आवश्यक भावी था, ठीक है। उसके अलावा हम देखें कि उपनिवेशों को आप कितने दिन तक दबा के रखोगे? बात आ रही है समझ में? उपनिवेशों को आप अधिक दिनों तक दबा के नहीं रख सकते, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और पहली क्रांति स्वतंत्रता की अगर किसी ने लड़ी है तो वो कौन थे? अमेरिकी ने बोला, आपको अच्छे से पता है, जब मैं बौद्धिक चेतना का विकास बताऊंगी तो आपको बताऊंगी कि रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जैसे लोगों का इन पर इम्पैक्ट था। रूसो बोलता था कि स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की भावना ही सबसे बड़ी भावना है, और जिसके तर्ज पर चलकर आप अपने जीवन को क्या कर सकते हो? बहुत अच्छे से चला सकते हो। ओके, तो अमेरिकी उपनिवेश और इंग्लैंड के बीच में ये जो संघर्ष था, इसे हम इतिहास में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। लेकिन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और अमेरिकन सिविल वॉर, ये दोनों एक दूसरे के ही परिचायक है। जब यहाँ की जनता ने एक दूसरे के साथ देते हुए अपने जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनके नेतृत्व में आकर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी बात रखना शुरू किया, तो इसे ही स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अमेरिका में होने वाली कई बातें थी, लेकिन इससे हम लोग जो है कल की क्लास में देखेंगे कि अमेरिका जो है, इसके अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति या अमेरिकन इंडिपेंडेंस के क्या क्या रीजंस रहते हैं, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आई होप आज आप लोगों ने देखा कि 13 उपनिवेश कौन कौन से थे, वापस से रिवाइंड करवा देती हो, ठीक है। 13 उपनिवेशों ने मिलकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को जो है एग्जीक्यूट किया, और यूएसए के नाम से ये देखने को मिला। उसके अलावा न्यू हैम्पशायर, ये याद रखना है, कौन कौन से 13 उपनिवेश थे, ये सारे जो थे ये 13 उपनिवेश थे, याद रखना, क्लियर। न्यू हैम्पशायर, न्यूयॉर्क, पेनिसिलिया,
मेस्टोनिया, रोडे आइलैंड, कनेक्शन, न्यू जर्सी, डॉलिवियर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, ठीक है, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया, ये थे। पर याद रखना कि एक यहाँ पर जो है अमेरिका में सबसे बड़ी नदी जो है वो निकलती थी, जिसे बोला जाता था मिसिसिपी। कौन सी नदी? मिसिसिपी। और इसी के आसपास जो है इंग्लैंड के उपनिवेश जो है थे, ताकि देखो जहाँ पर भी आपने देखा होगा विश्व की सबसे पुरानी जो सभ्यता है, नदी घाटी सभ्यता है, वो सारी की सारी नदियों के सहारे। और अमेरिका में सबसे लंबी नदी जो बहने वाली है, इसको क्या बोला जाता है? मिसिसिपी नदी। इसको एक तरह से हम जैसे भारत में गंगा है, वैसे ही मिसिसिपी नदी को अमेरिका में वहाँ की गंगा की तरह से बहुत ही पवित्र नदी की तरह से देखा जाता है। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, जस्ट मैंने बैकग्राउंड बताया है, कारण जो है विस्तृत रूप से हम इसकी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।